Consciousness. देखिए नेक्स्ट बताना है इसके बाद कॉन्शियसनेस लिविंग की प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब कोई बताएगा क्या है? चेतना. चेतना। Response to another एक्सटर्नल स्टिमुली, बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है, अगर कोई पर्सन उसको रिस्पॉन्स देता है, उसके खिलाफ कोई रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जितने भी लिविंग सिस्टम है सभी में क्या होता है? कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होती है। चेतना सभी के अंदर है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्स टू external stimuli है. यहाँ स्टिमुली का मतलब क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस का प्लूरल टर्म क्या है? स्टिमुली। उद्दीपन हिंदी में बोलते हैं। बाहरी वातावरण में जो कुछ बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन। समझ में आ रहा है? जैसे लाइट है, पंखा चल रहा है, लाइट कट गया तो क्या होगा? आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वातावरण में बदलाव हो जाएगा। आप उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करेंगे, आपको स्वेटिंग होगी। समझ में आ रहा है? इन्वायरमेंट में कोई भी जो बदलाव होता है सब क्या है? स्टिमुलस होता है। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन इन्वायरमेंट। क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा तब तक कोई बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी, कोई प्रतिक्रिया शुरू नहीं करेगी। ठीक है, अब ये स्टिमुलस कितने तरीके का हो सकता है? रूप में लिखा हुआ है। स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, ठीक है, और बायोलॉजिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। बायोलॉजिकल, फिजिकल का मतलब होता है टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर है, लाइट है, ये सब क्या है? फिजिकल स्टिमुलस। जानते हैं कि लाइट से प्लांट में जो प्लांट होते हैं लाइट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म जिसको बोलते हैं। समझ में आए? फिनोमेना क्या होती है? फोटोट्रॉपिज्म। ये टेम्परेचर को लेकर रिस्पॉन्स शो करते हैं, लाइट को लेकर के रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, केमिकल में क्या हो सकता है? कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है। अगर स्किन में कोई एसिड गिर जाए तो क्या होगा? आप स्किन को तुरंत रिमूव कर लेंगे, हाथ को हटा लेंगे। ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स होगा। जलन कोई भी केमिकल हो सकता है। यहाँ पर बायोलॉजिकल में क्या चीज़ होती है? कोई बताएगा? बायोलॉजिकल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल स्टिमुलस में बॉडी के अंदर कोई भी अगर माइक्रोब एंटर कर रहा है, इसमें माइक्रोब्स आते हैं। क्या आते हैं? माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स इसमें हो सकते हैं, माइक्रोब्स हैं। ठीक है, इंसेक्ट हो सकता है, कोई भी कीड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी को किसी इंसेक्ट काटा, बाइट किया तो उसमें आपकी बॉडी पर रसेस बन सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रही है ना। इंसेक्ट क्या हो गया? बायोलॉजिकल। माइक्रोब, आपकी बॉडी में माइक्रोब शूट करते हैं, आपकी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है उसके अगेंस्ट में। लड़ने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडी। बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है ना उस माइक्रोब के अगेंस्ट में। ठीक है, ये सब क्या होता है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक, ये हो गया एक चीज। और ये जो कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी होती है ये सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है लिविंग जिसका ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिफाइनिंग फीचर है। क्या है ये? डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, उसमें ये लिखा है प्रोकैरियोट्स से लेकर के टू हायर यूकैरियोट्स। हायर यूकैरियोट्स का मतलब है जो प्लांट दिखाई दे रहे हैं और जो मैमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, ये सब क्या है? हायर यूकैरियोट्स हो गया। तो प्रोकैरियोट्स से लेकर के मतलब आप कह सकते हैं
बैक्टीरिया के अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। एक सिंगल सेल अमीबा होता है ना, पैरामीशियम होता है, वो भी रिस्पॉन्स शो करता है कि जब बाहरी वातावरण में कोई बदलाव होता है। ठीक है, तो सभी प्रॉपर्टी होती है ऑल लिविंग सिस्टम। ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर है ये। डिफाइनिंग फीचर होता है। इसके बाद एक है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? स्वचेतना, फाइंड इन ओनली स्वचेतना होती है। ये प्रॉपर्टी केवल और केवल ह्यूमंस में मिलती है। हमारे अंदर क्या हो रहा है बॉडी में, ये हम ही बताएंगे। बाकी कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो बता सके कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहा है इसको व्यक्त करना सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। समझ में आया? स्वचेतना इसको बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ओनली इन द ह्यूमन में है, केवल ह्यूमन में है। ठीक है, और इसलिए नॉट डिफाइनिंग फीचर है। नॉट डिफाइनिंग का मतलब समझ रहे हैं, सभी लिविंग में नहीं है, हर लिविंग में फीचर नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। अब एनसीईआरटी में, पुराने वाले एनसीईआरटी में देखिए कि लास्ट का जो पैराग्राफ है, इस टॉपिक खत्म होने के बाद कुछ में एक पैराग्राफ बना हुआ है। ठीक है, उसमें से कभी कभी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या पॉइंट है उसमें। नोट कर लीजिए। यस सर। पहला पॉइंट देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ऑल लिविंग फिनोमिना स्टेटमेंट में आता है, आता है ना स्टेटमेंट की है, फाइल से इसमें कौन सा सही है, ऐसा ही स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, सही है ये। ठीक है, मतलब जितनी लिविंग फिनोमेना है, हमारी बॉडी हो या किसी प्लांट की बॉडी इंटरेक्शंस होगा, जो जितना उसके अंदर प्रतिक्रियाएं चलती हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म चलती है, जो फिनोमेना चलती है, वो किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन की वजह से होती है। इंटरेक्शन का मतलब समझते हैं? आपस में संबंध बना देंगे, सहयोग की वजह से होती है। कोई एक ऑर्गन अकेले काम नहीं कर सकता बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बहुत से लोगों का ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है ना, वहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलकर के काम करते हैं। अगर मान लीजिए ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? अलग अलग टिश्यू आपस में मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, तो जितने लिविंग फिनोमेना है वो सब इंटरेक्शन की वजह से होती है। दूसरा एक पॉइंट लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जानते हैं उस काम के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी टिश्यू है, ये ग्रुप ऑफ द सेल्स बोला जाता है, इसमें ढेर सारे सेल्स से तभी एक टिश्यू बनता है ना। तो इस टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के अंदर नहीं होती है। ये बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को बोल दिया गया है कि ऐसा है कि कोई प्रोजेक्ट बनाइए। ठीक है, कई लोग मिल करके बना रहे हैं, तो उसमें से कोई एक बच्चा कुछ बताएगा, कोई एक बच्चा कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, सब लोग मिल करके तो एक प्रोजेक्ट बना देंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी शो कर देंगे, शो करेंगे। क्या वो प्रोजेक्ट बना है, क्या वो सारी चीज़ें किसी एक बच्चे ने बताया? मिलके सबके मिलने के, सबके सहयोग से हो रहा है। तो जो टिश्यू बनता है उसमें जितनी भी सेल्स होती हैं सब आपस में एक दूसरे को सहयोग करती हैं, तब वो टिश्यू क्या करके काम करता है, तब वो अपनी प्रॉपर्टी दिखा पाता है। प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू नॉट प्रेजेंट इन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जो सेल्स होती हैं उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो टिश्यू वाली है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जनरेट क्यों हुआ? इसी की वजह से। अगर ये सेल नहीं होती तो क्या टिश्यू अपनी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी जनरेट कर ले जाता? नहीं करता ना। प्रॉपर्टी जो जनरेट हुई, जो प्रोजेक्ट बना है वो बच्चों के सहयोग से बना है, लेकिन एक बच्चे ने पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, समझ रहे हैं ना। तो जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे प्रॉपर्टी का सेंस ये होता है कि जाइलम में टिश्यू है, फ्लोएम में टिश्यू होता है। जाइलम में 4 तरीके की सेल्स होती हैं, फ्लोएम में भी 4 हैं, ठीक है। चारों सेल मिलकर के सहयोग करते हैं तो वाटर का कंडक्शन होता है ना। क्या अकेले एक सेल वाटर का कंडक्शन कर ले जाती है? पूरा नहीं करेगी, समझ में आ रहा है। वो प्रॉपर्टी उसी पर्टिकुलर सेल में नहीं है, लेकिन उस सेल के सहयोग से प्रॉपर्टी कराई, समझ में आ रहा। उसी तरीके से लाइन 1 लिखी गई है कि properties of cell is not present in, बुक में लिखा गया सेल ऑर्गेनल is not present in its constituent biomolecules। जैसे पहले तो ये जानते कि अगर ये सेल में ये सेल है, ठीक है। सेल जो भी प्रॉपर्टी शो करती है, अब सेल पर आ जाइए। सेल की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या वो प्रॉपर्टी उसमें सेल ऑर्गेनल्स में है? बताइए, नहीं है ना। उसके सेल ऑर्गेनल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं है। सारे सेल ऑर्गेनल मिलकर के वर्क कर रहे हैं तब सेल काम कर रही है, ठीक है। सभी सेल ऑर्गेनल मिलकर के वर्क कर रहे हैं तब सेल काम वर्क कर रही है। सबका अलग अलग काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम कुछ और है, क्लोरोप्लास्ट का काम कुछ और होता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी सेल में होगी वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल ऑर्गेनल में नहीं होगी। ये लाइन लिखी गई बुक में क्या लिखा है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है। किसी सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग हिंदी में बोलते हैं। कोशिकांग की जो प्रॉपर्टी होती है, जानते हैं कोशिकांग बनता कैसे है? क्या चीज़ होती है कोशिकांग में? क्या होता है भाई? कोशिकांग में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ से बना है? बायोमॉलिक्यूल से। उसके अंदर क्या है? बायोमॉलिक्यूल से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हैं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए, आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, अंदर की मेम्ब्रेन कोल्ड, अंदर लिपिड भरा है, उस लिपिड को स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पर डीएनए होता है, इस तरीके से लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, उसका पार्टिकल्स लगे होते हैं। क्या है ये मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन प्लस लिपिड का बना है, ठीक है। और इसके अंदर बाद में एंजाइम पड़े हैं। एंजाइम क्या है? बायोमॉलिक्यूल है। लिपिड प्रोटीन क्या है? बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। तो किसी सेल ऑर्गेनल में जो बायोमॉलिक्यूल से बनता है, जानते हैं हमारी पूरी बॉडी या प्लांट की बॉडी किस चीज से बायोमॉलिक्यूल होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो कोशिकांग के अंदर जितने बायोमॉलिक्यूल हैं वो कोशिकांग की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। सेल ऑर्गेनल की जो प्रॉपर्टी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है, ठीक है। तो क्या एटीपी बनाने वाली प्रॉपर्टी उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो बायोमॉलिक्यूल उसके अंदर भी होती है? नहीं होती है। क्या प्रोटीन के बना सकता है एटीपी? डायरेक्ट नहीं बना सकता, समझ में आया। लिपिड नहीं बना सकता। वो सब मिलकर के काम करेंगे तब जाकर के एटीपी बनेगा, समझ में आ रहा है चीज़? जी सर। और एक लास्ट लाइन बुक में लिखी हुई है, उसको भी समझ लीजिए, देखिए। लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर शेयर ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ के आया करें पहले से, ठीक है। एनसीईआरटी देखिए ये लाइन लिखी हुई है, बस केवल समझ लीजिए, इसको रटना नहीं है। आप इसको रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझ करके दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कभी थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर अब नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म कभी थे आज नहीं है, या जो आज हैं मतलब प्रेजेंट में है,
या जो फ्यूचर में कभी आएंगे इस अर्थ पर, ठीक है, ये शेयर ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल, सबके अंदर एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए मिलेगा, एक डीएनए आरएनए, ठीक है, डीएनए सभी में मिलेगा। आप देखिए बैक्टीरिया से लेकर के, बैक्टीरिया सबसे सिंपल होता है, यूनिसेलुलर है ना, उसमें भी तो डीएनए है, ठीक है, उसका डीएनए किस चीज़ से बना है, जो जिस चीज़ से हमारा डीएनए बना हुआ है। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर जानते होंगे, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड से बनता है, डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से, वही न्यूक्लियोटाइड से उसका भी डीएनए बना हुआ है। तो क्या सिमिलरिटी है कि नहीं है? बहुत सिमिलरिटी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ओरिजिन एक कॉमन सिंगल से हुई है। इवोल्यूशन में यही तो बताया जाता है कि ओरिजिन सबकी क्या है, कॉमन है, एक ही जगह से सब अराइज हुए धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान। सभी के अंदर सब लोग एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं, सबके अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, सबके अंदर डीएनए, लेकिन क्या है, बट वेरिएंटी टेम्परेचर अलग डिग्री, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल बहुत कॉम्प्लेक्स है, बैक्टीरिया का बहुत सिंपल होता है, ठीक है, और ह्यूमन में देखेंगे सबका डीएनए अलग अलग होता है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, शेयर तो कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा शरीर में अंतर है। हमारा डीएनए और एक जो है किसी दूसरे जानवर का डीएनए बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, ह्यूमन का डीएनए ह्यूमन से तो ज़्यादा मैच करेगा, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएंटी का मतलब डिफरेंस है, वो डिफरेंस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये टॉपिक खत्म हो गया, 3 पॉइंट जरूरी थे यहाँ पर। एक चीज़ और छूट गई है, कोमा का केस, देखिए बुक में लिखा हुआ है कोमा क्या होता है, ठीक है, तो कोमा क्या है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, अगर चेतना काफ़ी लंबे समय तक, कोई पर्सन के अंदर चेतना काफ़ी लंबे समय तक नहीं है, ठीक है, डीप अनकॉन्शियसनेस नहीं है चेतना, वो दिया है वो पर्सन कोमा है, समझ में आया? ये इसका मतलब क्या है, प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का मतलब काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस, इसको क्या बोलते हैं, कोमा, ठीक है। तो जो पर्सन कोमा में होता है तो क्या वो लिविंग है कि डेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोमा में जो पर्सन होता है, याद रखिए उसका कोमा कई तरीके का केस होता है, ठीक है। कुछ पर्सन कोमा में एकदम रिस्पॉन्स नहीं शो करते हैं, ठीक है, यहाँ तक वो आँख नहीं बोलते हैं, समझ में आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे, आप उनको चाहे उनका हाथ में ऐसे दबाइए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। कोमा का कई टाइप होता है, और कुछ लोग क्या है थोड़ा बहुत हाथ वाथ हिला देते हैं, ठीक है, समझ में आया, थोड़ा बहुत बॉडी में हल्का सा मान लीजिए स्माइलिंग भी हो सकती है उनकी बॉडी में, लेकिन कोई बोलेंगे नहीं, अपना प्रतिक्रिया नहीं शो करेंगे, जो कुछ उनकी बॉडी में चेंज आता है वो उनका इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रियाएँ होती, जानते हैं अनैच्छिक क्रियाएँ, समझ में आ रहा है, वो चाह करके भी कुछ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन का जो मेन पार्ट जिसको सेरिब्रम बोलते हैं आप, मेन पार्ट सेरिब्रम होता है ना, वो डैमेज हो जाता है, वो काम नहीं करता कुछ समय तक। तो कोमा में अनकॉन्शियसनेस काफ़ी लंबे समय तक होती है, कोमा की परिस्थिति 1-2 दिन भी हो सकती है, हफ्ते महीने साल भी लग जाते हैं इसमें, ठीक है। पर्सन कोमा से रिकवर भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन ना रिकवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, रिकवर होने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पर ये कोमा में पर्सन क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है, और पर्सन क्या है, लिविंग है, यहाँ पर लिविंग क्यों है, क्योंकि दिमाग नहीं काम कर रहा, लेकिन बॉडी तो चल रही है, बॉडी में उसकी सांसें चल रही हैं, ठीक है, हार्ट काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रही है, समझ में आया, लिविंग में है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ओके है, चल रहा है, हार्ट वर्क कर रहा है, भले कम काम करता है तो उसको आईसीयू में लाइफ सपोर्टेड सिस्टम से काम करा देते हैं, लंग्स ढंग से नहीं काम कर रही हैं तो बाहर से क्या ऑक्सीजन सप्लाई दे देंगे, है ना, समझ में आ रहा है, ये सब हो रहा है तो लिविंग है, ठीक, ब्रेन नहीं काम कर रहा, ब्रेन का मेन पार्ट सेरिब्रम नहीं काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। और इसी से संबंधित एक होता है ब्रेन डेड, ब्रेन डेड और कोमा में अंतर होता है, ब्रेन डेड, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर होता है, ठीक है, वैसे ही ब्रेन डेड है, कोमा, डीप कोमा कॉल्ड ब्रेन डेड, अगर कोमा बहुत खतरनाक हो गया है तो उसको बोलते हैं ब्रेन डेड, ठीक है। ब्रेन डेड जब होता है तो पर्सन, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, डीप कोमा, कोमा की बहुत खतरनाक कंडीशन, कोमा की बहुत खतरनाक कंडीशन क्या होती है, उसमें आपके बचने के 1% 1.5 चांस होते हैं, ना के बराबर,
जब ये ब्रेन डेड हो जाता है तो ना के बराबर चांस होते हैं, ठीक है। उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक ये करते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन है, ब्रेन को चेक करते हैं। एक होता है ECG का नाम सुना ना, एक होता है EEG होता है। दिमाग में कोई हलचल चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि कोमा में दिमाग का मेन पार्ट जो खाली ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है वो नहीं काम करता, अनैच्छिक वाला चलता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रेन पूरी तरीके से डेड होने लगता है, मतलब कुछ नहीं करेगा, इनवॉलंटरी एक्शन भी नहीं चलेगा और वॉलंटरी वाला भी नहीं चलेगा, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया सब बंद। डॉक्टर EEG करते दिमाग का, अगर उसमें कुछ ग्राफ नजर आ रहा है, जैसे हार्ट में ECG करते तो ऐसी वेव चलती है ना, उसमें अगर वेव नजर आ रही है तो हाँ पर्सन में कुछ बचा हुआ है, कुछ ब्रेन काम कर रहा है, तो उसको मशीन पर लाइट सपोर्टेड सिस्टम पर रख देते हैं, ठीक है। और अगर सीधी लाइन हो गई तो इसका मतलब खत्म था, ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं शो हो रही है, समझ में आया। तो अगर ब्रेन में एक्टिविटी नहीं हो रही है तो लंग्स भी काम नहीं करेंगे, समझ में आया, लंग्स भी वर्क नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन होती है ब्रेन डेड। EEG का फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इंसेफेलो का मतलब ब्रेन, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक हो गया खत्म यहाँ से। ये जो मैंने 3 लाइन लिखा था ना, 3 लाइनों को ध्यान रखना है आपको। 3 लाइनें जो 3 पॉइंट लिखे थे इसको याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आता है। आगे है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता। इस अर्थ पर जितने ऑर्गेनिज्म है सब सेम नहीं है, शरीर में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग सिस्टम। इस जीव संसार में जो विभिन्नताएं हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। मतलब कितने टाइप की टोटल स्पीशीज हैं? 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीशीज हैं, ठीक है। ये टाइप है, काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग तो बहुत हो सकता है, ये स्पीशीज का प्रकार है, ठीक है। टाइप, ये टाइप काउंटिंग बहुत हो सकती है। कितनी स्पीशीज हैं टोटल? इसमें से 1.2 मिलियन किसकी हैं? एनिमल। 1.2 मिलियन एनिमल्स की हो गया, 0.5 और 0.5 मिलियन किसकी हो गया? प्लांट्स का हो गया, ठीक है। इतनी स्पीशीज हैं, समझ में आ रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी। एनिमल में भी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? क्लास इंसेक्टा। कीड़े मकोड़े दुनिया भर के हैं, क्लास नहीं है। सबसे ज़्यादा वैरायटी आर्थ्रोपोडा फाइलम में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, देखना है आपको, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझ रहे क्या है? वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। 3 वर्ड हैं, एक है क्लासिफिकेशन, एक है टैक्सोनॉमी और एक है सिस्टमैटिक। तीनों में अंतर होता है, ठीक है। अभी एक एक करके समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुप बनाना। क्या बनाना? ग्रुप, समूह बनाना। एक जैसे लोगों का, जैसे अभी यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप बन जाए तो बॉयज़ और गर्ल्स का हो गया ना, ग्रुप बन गया। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी की बेसिस पर ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। एक जैसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, समझ में आया? तो क्लासिफिकेशन वही है, वर्गीकरण करना, ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द सेपरेट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप में उनको क्या कर देना? प्लेस करा देना, ठीक है। क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन की? नीड क्या है? कोई बताएगा क्लासिफिकेशन की नीड क्या है? क्यों क्लासिफिकेशन किया जाता है? क्लासिफिकेशन का फायदा ये है कि संबंध स्थापित करना। एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया, इसमें एक टाइप के लोग रह रहे हैं, सब लोग लगभग एक जैसे हैं। इसमें क्या है? 2 टाइप के लोग रह रहे हैं। इस ग्रुप में अगर मैं इस मेंबर की स्टडी कर लूँ, इसके बारे में पूरा अध्ययन कर लूँ, तो मान लिया जाएगा कि बाकी मेंबर भी इसी तरीके से होंगे, क्योंकि वर्ल्ड में 1.7 मिलियन वैरायटी है। सबका अध्ययन करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया? क्लासिफिकेशन कर दिया। एल्गी है ना, एक ग्रुप है ना एल्गी, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रुप बना करके स्टडी करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर देंगे तो सबकी स्टडी होगी। वैसे ही लगभग होंगे, सब एक्यूरेट तो नहीं होगा लेकिन लगभग वैसे ही होगी, समझ में आया? तो इससे क्या होता है? इसी स्टडी
संबंध स्थापित। एक अल्पसम का एक रूप से अध्ययन कर लीजिए, सबका अध्ययन उसी से हो जाएगा। दूसरा क्या फायदा है, फायदा और होता है, इससे एवोल्यूशन पता लगता है। जब आप ग्रुप बनाएंगे जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का ग्रुप बनाया गया है, तो इससे कुछ आपको पता लगता है कि एल्गी से ज़्यादा एडवांस ब्रायोफाइटा है, उससे ज़्यादा एडवांस टेट्रोफाइटा है। ठीक है, ग्रुप से क्या पता लगता है, सीक्वेंस एवोल्यूशन का डिफरेंस आ सकता है। जब डिफरेंस पता लग जाएगा तो आप एवोल्यूशन विकास को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो एवोल्यूशन कैन बी डिटेक्टेड, एवोल्यूशन ये हो गया। ठीक, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर समझना है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नामकरण, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर आज हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक वे में किया जाता है, साइंटिफिक नाम रखा जाता है। किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखने की जरूरत क्या है? नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक नाम रखते हैं। ये राम श्याम वाला नाम नहीं रखा जाता, ठीक है, वैज्ञानिक को रखते हैं। उसकी जरूरत क्या है? तो उसमें देखिए पहला फायदा क्या है नॉमेनक्लेचर करने का? रिप्लेस भी एक ही नाम, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता है। लोकल नेम वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन साइंटिफिक नेम वेरी नहीं कर सकता है। ये मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लोकल नेम क्या है, वेरी कर सकते हैं, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा क्या है नॉमेनक्लेचर करने का? बताइए। कॉमन नेम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे सिल्वर फिश और जेली फिश, स्टार फिश, सब अलग अलग है, नहीं है? सब आपको लगेगा, अगर कॉमन नेम से आप अध्ययन करेंगे तो लगेगा फिश है, सब मछली है, लेकिन फिश नहीं है। सिल्वर फिश कीड़ा है, आपको पूरा फाइलम से बिलोंग करता है। जेली फिश पता ही है कहाँ से बिलोंग करती है, सिलेंट्रिटा से। स्टार फिश काइनोडर्म से बिलोंग करती है, सबके ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉमन नेम जो होते हैं, लोकल नेम जिसको आप बोलते हैं, लोकल नेम, ठीक है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। समझ में आया? दूसरा कारण है कि लोकल नेम क्या होते हैं, लोकल नेम समटाइम क्या है, कंफ्यूजन होते हैं, समटाइम क्रिएट कंफ्यूजन। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, सिल्वर फिश हो गया, जेली फिश हो गया और स्टार फिश हो गया। स्टार फिश ये सब क्या है, अलग अलग है, ठीक है, सब अलग अलग है। ये हो गया। इसके बाद देखिए नॉमेनक्लेचर जो किया जाता है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉमेनक्लेचर करता है, संस्था है, ICBN और ICZN। अगर बॉटनी में नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ICBN। बुक से देख के लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, ठीक है, याद रखना है आपको, इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN क्या है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरस के लिए नाम रखना है। ये सब पढ़ते क्या है, संस्था क्या बताती है, नाम रखती है, रूल देती है, नियम बताती है कि नाम आपको रखना कैसे है, साइंटिफिक नेम कैसे रखना है, ठीक है, कुछ रूल इन्होंने बना के रखे हुए। समझ आया? अब देखिए मैं उसको थोड़ा सा जल्दी में आपको बताऊंगा, जो बायो नॉमेनक्लेचर है वो मुझे आप पूरा देख लीजिएगा, पॉइंट वाइज वही दिया है जो नाम बताया है। सर जी, अभी उसका ग्रुप क्या क्या होता है? सिल्वर फिश, जेली फिश सिल्वर फिश है, देखिएगा आर्थ्रोपोड, ये क्या है, आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोड है। ये है सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, गाइनोडर्मेट, और ये गाइनोडर्म्स है, ठीक है, गाइनोडर्म्स। बायो नॉमेनक्लेचर देखिए, ये नाम पड़ता है नॉमेनक्लेचर, वे नाम क्या बोलते हैं इसको, द्विनाम पद्धति। लीनियस दिया था, लीनियस ने दिया था, ठीक है, कैरोलस
लीनियस सबको पता है। इसमें इन्होंने क्या बोला था, कुछ रूल बताए कि साइंटिफिक नाम कैसे रखा जाता है, समझ में आया? तो उसके लिए क्या था इसमें कि गिवन बाय लीनियस, जैसे मैंगनीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है जिसका है मैंगोपाला। उन्होंने रूल बताया था कि पहला लेटर किसी के नाम में, किसी ऑर्गेनिज्म के नाम में कितने वर्ड्स होते हैं? 2 वर्ड्स, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीसरा है तो वो सब स्पीशीज बताएगा, जनरली 2 ही वर्ड होते हैं। पहला वर्ड क्या बताता है? जीनस, जीनेट। उसमें क्या लिखा गया है? जीनेट लिखा है, कोई बात नहीं है, जीनस ही है। ये क्या है? स्पीशीज है, ठीक है, 2 वर्ड हो गया। जीनस का पहला लेटर कैपिटल से, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल से होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अगर ये जो है साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाने चाहिए, लैटिन, और लैटिन भाषा में जब लिखा जाता है तो उसको तिरछे में, इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछे में, ठीक है, इटैलिक्स में लिखना चाहिए साइंटिफिक नेम। अगर आपने हैंड रिटन लिखा, जैसे मैंने हाथ से लिखा हुआ है इसको, तो सेपरेट अंडरलाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? अब बताइए, एक चीज़ की बायोलॉजी में ज़्यादातर नाम जो है लैटिन लैंग्वेज से क्यों लिए गए हैं? इसमें बायोलॉजी एक शब्द है, उसका अगर मीनिंग खोजेंगे तो बायोस प्लस लोगस होता है ना। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ज़्यादातर वर्ड उठाए गए हैं। क्यों ऐसा है? या बायोलॉजी मैंगनीफेरा इंग्लिश वर्ड नहीं है, लग रहा है इंग्लिश ही लैटिन लैंग्वेज है। क्यों लैटिन से लिया जाता है? साइंटिस्ट वही वाले होंगे ज़्यादा, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। नोट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ साइंटिफिक लैटिन में ही क्यों लिखा जाता है? लैटिन इज डेड लैंग्वेज। लैटिन के साथ साथ ग्रीक भी लिखिएगा, ठीक है, डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब उसमें कोई चेंज फ्यूचर में नहीं होना है जल्दी, ठीक है। आज मान लीजिए मैंने ये नाम मैंगनीफेरा लिखा कि इस नाम में कोई बदलाव नहीं आएगा फ्यूचर में, उस लैंग्वेज में फ्यूचर में जल्दी कोई चेंज नहीं आना, तो हम ऐसा नाम रखेंगे ना कि आज तो हमने नाम रख दिया, कल को पता लगा इसकी जो है लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव हुआ तो नाम बदल गया। नाम नहीं बदलना चाहिए, ठीक। लैटिन क्या डेड लैंग्वेज है एंड नो चांस ऑफ चेंज, कोई चेंज का चांस ही नहीं है फ्यूचर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है तिरछे में क्यों लिखा जाता है साइंटिफिक नाम? यहाँ तो देखिए अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन क्यों किया जाता है या तिरछे में क्यों लिखा जाता है? इटैलिक्स में उसको क्लिक कीजिए। इटैलिक्स का मतलब क्या है? इटैलिक नेम को लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे साइंटिफिक नेम इटैलिक्स। क्यों लिखा जाता है? इसका कारण ये है कि बाकी लैंग्वेज से उसको पहचान सकते, पहचान में आया। जैसे मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में एक छोटा सा वर्ड अंडरलाइन कर दिया, जैसे आप पढ़ने के तुरंत पहचान में आ जाएगा ये वर्ड कुछ अलग है, तो साइंटिफिक नेम अलग दिखना चाहिए ना। अभी उसको बिना अंडरलाइन किए या बिना तिरछे में लिख देंगे, प्रिंट करा देंगे, वो तो पता ही लगेगा कि साइंटिफिक है कि नहीं है, बच्चा नहीं जान पाएगा ना। जी सर। तो उसको अलग आइडेंटिफाई करने के लिए रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट मैटर, बाकी जो टेक्स्ट मैटर है उसको उससे अलग करने के लिए इटैलिक्स लिखा जाता है। तो टू आइडेंटिफाई फ्रॉम रेस्ट माने बचा हुआ ऑफ टेक्स्ट, जितना कि आपने लिखा है बचा हुआ, उससे उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए ये साइंटिफिक नेम। ये बायोनॉमिनल हो गया नॉमेनक्लेचर, गिवन बाय सिस्टमैटिक। हाँ, इस बायोनॉमिनोमेनक्लेचर को सिस्टमैटिक बुक में लीनियस ने 1037 में पब्लिश कराया था। 4300 वो भी नोट कर लीजिएगा, 4000 पब्लिश, ठीक है। ये बुक का नाम है, उसमें पब्लिश कराया था इसको, और इसमें 10th एडिशन में कराया था, ठीक है, पता होना चाहिए। कैरोलस लीनियस का पूरा नाम कार्ल वॉन लीनियस था। अब इसके बाद समझने वाला पोर्शन आ गया, देखिए अब समझते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है टैक्सोनॉमी? दूसरा शब्द देखिए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन एक नियम से करना,
क्लासिफिकेशन एक नियम से रूल बना के करना, ऐसे अपने मन से क्लासिफिकेशन न कर देना। तो उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। समझ में आया? इसका क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, कुछ रूल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना, नियम से करना। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी ये साइंस की ब्रांच है। ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच। साइंस में किसकी है, बायोलॉजी की ब्रांच। ठीक है, टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाता है, कौन है, लीनियस। ठीक है, तो फादर इसके क्या है, टैक्सोनॉमी के फादर जो है वो लीनियस है। टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, नाम टैक्सोनॉमी, टर्म कंडोली, कंडोली पूछा जाता है इनका। टर्म टैक्सोनॉमी किसने, नाम टैक्सोनॉमी किसने दिया था। ठीक, अब टैक्सोनॉमी के स्टेप देखते हैं, कितने स्टेप में टैक्सोनॉमी की जाती है, स्टेप्स 7, कितने स्टेप हैं, 4। पहला स्टेप है इसका कैरेक्टराइजेशन, 4 स्टेप। ठीक है, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, ठीक, और तीसरा क्या है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और चौथा है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस आती है, इसकी सीक्वेंस के आगे पीछे सीक्वेंस कर दी जाएगी, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा है। ठीक है, इस सीक्वेंस याद रखना है। पहले कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, फिर आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन करना है। टैक्सोनॉमी ब्रॉड टर्म है कि क्लासिफिकेशन ब्रॉड टर्म होता है, कौन सा इसमें से ब्रॉड है, ब्रॉड कौन सा है, क्लासिफिकेशन ब्रॉड है कि टैक्सोनॉमी ब्रॉड टर्म है। हाँ, ब्रॉड का मतलब इसका एरिया वाइड, टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंदर में जो ये आता है, क्लासिफिकेशन उसका एक स्टेप है। तो बड़ा कौन हुआ, टैक्सोनॉमी, ब्रॉड टर्म होता है। समझ आया? अब इसको देखिए, ये क्लासिफिकेशन भी है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ही समझिए इसको। डिफरेंस मैंने बता दिया कि ग्रुप के अकॉर्डिंग करते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म आपको नया मिला, फर्स्ट टाइम आपने किसी साइंटिस्ट ने एक नया जीव देखा, उसको क्लासिफाई करना है कि किस ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो हमको पहले से कुछ ग्रुप के बारे में जानकारी देना। अब तक एल्गी पढ़े हैं, बायोकार्टा सब पढ़े हैं ना, एनिमल्स में पूरा फाइलम पढ़े, पूरी तरह से लेकर के और सिलेंटेड क्या नाम है उसका, एकाइनोडर्म्स हुआ, मैमल्स तक पूरा पढ़े। समझ में आया? तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कैरेक्टर नोट करना। कोई ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम दिखता है तो साइंटिस्ट पहले क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर को नोट करते हैं कि उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अरे पहचानेंगे कैसे, पहले तो लक्षण दिखने चाहिए ना। जानवर कोई बाहर दिखाई देता है तो आप जानवर पहचान लेते हैं, अरे ये जानवर है। आदमी को नहीं पहचानते कि वो आदमी है, क्योंकि आपके दिमाग में जानवर फीड हुआ है पहले से ही, आपने जानवर देखा है ना। तुरंत उसको देखेंगे, उसकी बॉडी कैसी है, उसके चार पैर नजर आ रहे हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि ये जानवर है कोई। समझ में आ रहा है? तो पहले उसके कैरेक्टर को हम नोट डाउन करते हैं काफी, ये तो खैर पहचाने हैं तो आप पहचान लेते, लेकिन पहले तो उसका मजा मिलता है। तो उसको साइंटिस्ट कैसे पहचानते हैं, उसके कैरेक्टर को नोट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया कैरेक्टर को, क्या क्या उसके अंदर है। अगर कोई एनिमल मिल रहा है तो एनिमल की स्किन कैसी है, ठीक है, उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें सब नोट कर लिया था। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले से आपको जितना पता है उससे मैच कराएंगे कि किससे मैच कर रहा है, ये मैच किससे कर रहा है, इसके लक्षण किस ग्रुप से मैच कर रहे हैं, अब तक जो जानकारी है हमको। तो मान लीजिए वो अगर उसमें पूरी फेरा पड़े हैं, ठीक है, सीलिन डेटा सबके लक्षण आपको पता है कि पूरी फेरा के लक्षण क्या है, सीलिन डेटा के लक्षण क्या है, बेटी हरमन के कैरेक्टर क्या है। जिस ग्रुप से उसको कैरेक्टर मैच कर रहे हैं उस ग्रुप पर उसको उठा करके रख देंगे, पहचान देंगे, हाँ ये पूरी फेरा का मेंबर हो सकता है, वहाँ रखना चाहिए हमको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पहचान लिया वो प्लांट है कि एनिमल है। ठीक, तीसरा क्या, क्लासिफिकेशन। अब उसको उस ग्रुप में रख देंगे, उसके समूह में ले जाकर के उसको प्लेस करा देंगे, उसका नाम वहाँ दर्ज करा देंगे। ठीक है, अगला क्या है, नॉमेनक्लेचर, उसका नाम रख दिया जाएगा बढ़िया सा, नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक वर्ड। ये सीक्वेंस बताओ, समझ में आ रहा है? ये हो गया टैक्सोनॉमी।
अब इससे रिलेटेड एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। क्या होता है सिस्टमैटिक? टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में एक अंतर है बस, ठीक है, वो समझिए। क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में क्या अंतर था बता दिया मैंने। क्लासिफिकेशन जनरल बिना किसी नियम से करना, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इसका मतलब समझ रहे हैं, फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब टैक्सोनॉमी कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का ध्यान रखना। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिला, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो आप क्लासिफिकेशन जब कर रहे हैं तो उसमें एक चीज होती है कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टैरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। ऐसा तो होता नहीं कि ब्रायोफाइटा को उठा करके पहले रख दिया गया, ऐसा तो नहीं है ना। एक इवोल्यूशन क्या विकास का एक क्रम दिखा दिया है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब विकास का जो क्रम है कि पहले कौन आया इस पृथ्वी पर, बाद में कौन आया, ठीक है। विकास का क्रम भी ध्यान रखना है टैक्सोनॉमी में। समझ में आ रहा है? जो आप ग्रुप बनाएंगे ना, डिफरेंट ग्रुप को आपने बनाया हुआ है, उसमें इवोल्यूशन का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक। क्योंकि इवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे डिफरेंस पता लगाएंगे कि एल्गी और जिम्नोस्पर्म में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे, ठीक। जी सर। यहाँ पर टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी दोनों मिला करके सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से करना, क्लासिफिकेशन सिस्टम से करना, ठीक। अब इसके बाद टैक्सा समझना है और टैक्सोनॉमी हायरार्की समझना है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर में, इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है सबसे नीचे, क्या होता है जीनस, उसके बाद क्या होता है फैमिली, उसके बाद क्या है ऑर्डर, देन क्या है क्लास, उसके बाद क्या है फाइलम, ठीक है। फाइलम को प्लांट में क्या बोलते हैं, डिवीजन, ठीक है। प्लांटों में प्लांट में फाइलम टर्म नहीं यूज किया जाता, उसके प्लेस पर डिवीजन होता है। जैसे एल्गी क्या है, डिवीजन है, ब्रायोफाइटा क्या है, डिवीजन का नाम है, और किंगडम, ठीक है। ये इसी तरह डिफरेंट टैक्सा बनाया गया है, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमी जब आप करते हैं ना, वर्गीकरण जब करते हैं तो किसी पौधे का जब पूरा क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये बताया जाता है कि उस पौधे का नाम क्या है, नाम में उसको आपको दो चीज़ें पता लग जाती हैं, जीनस क्या और स्पीशीज क्या है। साथ में उसके बारे में टैक्सोनॉमी में एक चीज़ बताया जाता है कि जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम, किंगडम क्या है, तब पूरा कंप्लीट टैक्सोनॉमी माना जाता है, ठीक है। तो इसी पूरा जो ये सीक्वेंस बना हुआ है, इसी पूरे सिस्टम को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये क्या है, ये ग्रुप है, क्या चीज़ है, ग्रुप है किसका, ऑफ डिफरेंट टैक्सा, कैटेगरीज, कैटेगरी या टैक्सा, या आपको रैंक उसको बोलते हैं। कौन सी कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमी को समझने वाली जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी या रैंक होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक बोलते हैं, जिसका पूरा ग्रुप हायरार्की बोला जाता है। कौन सा हायरार्की, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट, टैक्सोनॉमी की या क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्पीशीज, ठीक है। टैक्सोनॉमी का क्या है, वही है, क्योंकि वर्गीकरण से ज़्यादा बेटर टर्म कौन सा है, टैक्सोनॉमी। सर रैंक और कैटेगरी टैक्सा एक का है, बता रहे हैं, टैक्सा समझा रहे हैं क्या होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो होती है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी, कैटेगरी क्या होती है, इसमें स्पीशीज होती है, ठीक है। और हाईएस्ट कैटेगरी
किंगडम क्या होती है? किंगडम। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज होता है, सबसे छोटा यूनिट भी है और सबसे छोटी कैटेगरी भी होती है। ठीक है, कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है टोटल? 7। पूछा जाता कभी भी कितनी मेन कैटेगरी है? मेन 7 है। क्या इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा भी होता है। जैसे फैमिली में होता है सब फैमिली, फैमिली के अंदर डीएम के अंडर में एसडीएम होता है ना, वैसे ही फैमिली के अंदर में क्या आता है? सब फैमिली। ऑर्डर के अंदर में सब ऑर्डर आता है, सब क्लास आता है। ठीक है, सब क्लास के साथ साथ क्लास के ऊपर वाली भी एक चीज होती है, सुपर क्लास होती है। ठीक है, डिवीजन है, डिवीजन के अंदर में क्या आता है? सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब डिवीजन, सुपर। ये सब डिवीजन क्या बोलते हैं उसको? सब डिवीजन। डिवीजन के अंडर में, एक डिवीजन के अंडर में कई सब डिवीजन हो सकते हैं, जैसे डीएम के अंडर में कई एसडीएम। समझ में आ रहा है? तो डिवीजन के अंदर में क्या होता है? कई सब डिवीजन, सुपर क्लास। सुपर क्लास और सब डिवीजन एक ही चीज है, एक ही जान। सुपर क्लास और सब डिवीजन, क्योंकि क्लास का मतलब क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ सुपर क्लास। सुपर क्लास का मतलब क्लास से भी बड़ी क्लास। एक सुपर क्लास के अंदर में कई क्लास हो सकती है। ठीक है, और डिवीजन के नीचे क्या आता है? सब डिवीजन। तो यही एक ही चीज है, इसको क्या बोलते हैं आप? सब डिवीजन भी बोला जाता है। ऐसे इसके नीचे जो आएगा ऑर्डर के ऊपर जो आएगा ये चीज रहेगा। तो 7 मेन है, बाकी और भी हो सकती है। ठीक है, सब और सुपर मिला करके ज्यादा हो जाता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए टैक्सॉन समझना है कि टैक्सॉन क्या है और कैटेगरी। कैटेगरी टैक्सा या फिर इसको क्या बोलते हैं? रैंक। ठीक है, दोनों में अंतर। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि दोनों में क्या अंतर? कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है? बताइए, टैक्सॉन और इसमें क्या अंतर है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, देखिए लिखा रहेगा आपको कि स्पीसीज क्या लिखा? स्पीसीज हो गया, ठीक है, लॉरेन हो गया, रीड हो गया, प्लांट हो गया। स्पीसीज इसमें कैटेगरी सारे ऑप्शन आते हैं और लिख दे रहा हूँ। इसमें किंगडम हो गया, किंगडम। ठीक है, जीनस हो गया। ठीक, इसके बाद में एनिमल्स हो गया, मैमल्स। और इसके बाद मैमल्स हो गया, और इसी फैमिली का नाम तुलसी बेरी। बताइए कौन सा टैक्सा है और कौन सा कैटेगरी है? अब उसको समझ लीजिए टैक्सा क्या होगा। जैसे ये जो लिखा था ऑर्डर के नीचे जो भी लिखा था फैमिली था, और फैमिली के नीचे क्या था? जीनस था, उसके नीचे स्पीसीज था। इधर वाला जो होता है ये कैटेगरी या रैंक होती है, इधर वाला। ठीक है, ऊपर नोट कर लीजिएगा, ये कैटेगरी या रैंक होती है, इधर वाला इसमें लिखा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या रैंक है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के स्टेप हैं। ठीक है, सामने वाला जो लिखा जाता है इसके सामने भी लिखा जाएगा वो टैक्सोनॉमिक। जैसे मान लीजिए मैं स्पीसीज बोल रहा हूँ और ह्यूमन की स्पीसीज कौन सी है? सैपियन। तो अगर सैपियन लिखा है तो क्या है? वो टैक्सॉन है। इंडिका क्या है? टैक्सॉन है। इंडिका किसी का नाम है ना, समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने बोला बॉय, बॉय कैटेगरी हो गया। ठीक है, और किसी लड़के का नाम बोल दिया, रमेश हो गया, वो टैक्सॉन हो गया। समझ में आया? जो पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो टैक्सॉन, नाम नहीं दिया तो कैटेगरी होगी। तो समझ में इंडिका, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका लिखा रहता है, वो क्या है? टैक्सॉन हो गया। ठीक है, जीनस में, जीनस क्या है? मैंजीफेरा जीनस का नाम है ना, जीनस और कौन सा जीनस? भाई कोई जीनस होगा, अगर जीनस का नाम बता देंगे तो क्या हो गया? टैक्सॉन हो गया। ठीक है, जैसे सोलेनम में जीनस होता है, पोटैटो का जीनस क्या है? सोलेनम। ठीक है, फैमिली में आ जाइए, फैमिली क्रूसीफेरी, फैमिली मालवेसी। कौन सी फैमिली? अरे कोई नाम तो होगा फैमिली का, नाम है वही टैक्सॉन है सामने वाला। ऑर्डर, ऑर्डर भी होते हैं। ठीक है, ऑर्डर का जो नाम होता है, जैसे पॉलीमोनियल्स बुकलिका में एक ऑर्डर है। ठीक है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, इसमें मांसाहारी जीव आते हैं। सामने लिखेंगे क्लास होता है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस। ठीक है, फिशेस को तो स्पाइसेस बोलते हैं। सब क्या है? क्लास है। फाइलम, कौन सा फाइलम? ओलिफेरा, सिलेंटेटा। डिवीजन में कौन सा डिवीजन? ब्रायोफाइटा, एल्गिटेटोफाइटा डिवीजन का नाम है। किंगडम में आ जाइए, प्रोटिस्टा, प्लांट की कौन सा? एनिमेलिया। अगर यहाँ पर लिखा है प्लांट,
अब ये नहीं कहेंगे नहीं ये प्लांट का कोई नाम बता दीजिए। हाँ, हर जगह दिमाग नहीं लगाया जाएगा कि प्लांट का कोई नाम बताइए तो नाम होगा टैक्सॉन होगा, नहीं। क्योंकि प्लांट पूरा अपने आप में टैक्सॉन है, क्योंकि किंगडम प्लांट ही है, किंगडम एनिमेलिया होता है। यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ प्लांट में लिखा गया नहीं है ना, साथ छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या है, सब टैक्सॉन हो गया। साथ के अलावा वीट क्या है, वीट जो है किसी भी एनिमल या किसी चीज़ का जो नाम होता है वो भी टैक्सॉन है। देखिए गाय किसी का नाम है ना टैक्सॉन, भले साइंटिफिक नहीं है लेकिन नाम तो है। देखिए स्पीशीज नहीं, स्पीशीज इधर लिखा जाता है, किंगडम इधर लिखा जाता है। ये सब क्या है, ये कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी हो गया, जीनस कैटेगरी हो गया। ये सब क्या है, टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है। इतने आगे टैक्सॉन कैसे पहचानेंगे, साथ को छोड़ दीजिए, बाकी सब टैक्सॉन है। ये क्वेश्चन आता है। टैक्सा बिल्कुल टैक्सा जो है वो टैक्सॉन सिंगुलर, टैक्सा प्लूरल। टैक्सॉन क्या है, सिंगुलर है, और टैक्सा क्या है, प्लूरल टर्म। उसका लायन लिख दिया तो टैक्सा हो गया। हाँ, लायन लिख दिया गया तो टैक्सा हो गया। लाइन, लाइन के साथ साथ में वो प्लांट भी दे दिया या किसी और दूसरे जीव का नाम दे दिया, टैक्सा हो गया। फेलिडी है, एक सिंगुलर की बात करेंगे टैक्सॉन, एक से ज़्यादा टैक्सॉन टैक्सा। अगर फेलिडी दे दिया या एनिडी कैनिडी दे दिया तो फेलिडी टैक्सा, कैनिडी एक साथ दे दिया गया है तो टैक्सा हो गया। टैक्सान हो गया। टैक्सा हो गया, टैक्सॉन नहीं हो गया। टैक्सा प्लूरल टर्म है, टैक्सॉन सिंगुलर। लिख लीजिए टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर, और टैक्सा क्या है, प्लूरल है। बहुत आसान है पहचान। एग्जाम्पल तो दूर से लिख दीजिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कुछ नहीं, जैसे मैं टैक्सा लिख रहा हूँ मगर मैं पैलिडी लिखना, पैलिडी दूसरी पैलिडी दूसरी पैलिडी लिखा, ठीक है, मैंने प्लांट लिख दिया तो टैक्सा है, तो एक से ज़्यादा नाम लिखेंगे टैक्सा हो गया। ठीक, टैक्सॉन में, अब देखिए हाँ, टैक्सान में लिख दीजिए। टैक्सॉन में एक सिंगुलर, कोई भी एक सिंगल नाम लिख लीजिए, वो टैक्सॉन है। आप लिख दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। लायन वन लिख लिख लीजिए, लायन राइस वन लिख लीजिए, राइस हो गया टैक्सॉन। लायन राइस है सर। हाँ, कोई भी नाम लिख लीजिए, तो इतना तो आना चाहिए। एक चीज़ और देखिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सफिक्स पूछा जाता है कि इसका सफिक्स क्या होता है। ठीक है, सफिक्स समझते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक क्या होता है सफिक्स। ठीक है, तो मान लिया है सफिक्स। ये किंगडम हो गया, किंगडम, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, फाइलम, फाइलम। इसके बाद डिवीजन हो गया, सेम चीज है। यहाँ पे आएगा क्लास आएगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस हो गया, और इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि इसकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इसमें से किंगडम जो होता है, किंगडम, इसका नो सफिक्स, इसका कोई सफिक्स नहीं है। प्लांटी किंगडम में एनिमेलिया कुछ पीछे लगाते हैं, सफिक्स नहीं लगाते ना, सफिक्स नहीं है इसका कुछ। ठीक है, इसका कोई सफिक्स नहीं है, नो सफिक्स, इसका भी कोई नहीं है फाइनल। ठीक है, इसका बाकी का सफिक्स, जैसे फैमिली, फैमिली प्लांट में फैमिली, क्रूसिफेर, ठीक है, लेगुमिनेसी और कुकुरबिटेसी होती है ना, लिलिएसी फैमिली है। पीछे क्या लगा सर, एसी, ACE, ठीक है। सफिक्स क्या होता है फैमिली के लिए, ACEAE, ये सफिक्स है, ये प्लांट के लिए है। एनिमल में फैमिली पैलिडी, कैनिडी, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे, तो IDAE, ये सफिक्स लगता है एनिमल से। एनिमल में फैमिली के नाम के आगे सफिक्स IDAE लगता है। ठीक है, ऑर्डर आ जाइए, ऑर्डर में कुछ नहीं सोचना है, ALES, एल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉन्यूल्स, एक ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्डर के नाम के आगे एल्स लगता है,
अब देखिए क्लास जो होती है क्लास, तो क्लास में देखिए कई सफिक्स हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। क्लास में देखिएगा OPC ऑक्सीडा, ठीक है, ऑक्सीडा हो गया, पाइसी हो गया, EHYCEA माइसी, ठीक है, और माइसीटीज, तो समझ में आ रहा है। देखिए क्या है ऑक्सीडा, ये प्लांट है, जैसे ब्रायोप्सिडा, ब्रायोफाइटा का एक ऑर्डर है ब्रायोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, ऑक्सीडा ये प्लांट, इसके लिए है ये प्लांट में होता है, ये ऑर्डर किसमें होता है प्लांट में, ठीक है, प्लांट में कौन से ये पाइसी किसके लिए होता है, एल्गी छोड़ करके प्लांट में एल्गी आती है, बट एल्गी का अलग दिया हुआ है क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, सभी के पीछे क्या है फाइसी, ये फाइसी लगा है ना, ये केवल एल्गी के लिए है, एल्गी के लिए, और माइसीटीज किसके लिए, फंजाई के लिए, कैसे फंजाई का बताइए, हाँ बेसिडियोमाइसीटीज, यूटेरोमाइसीटीज हो गया, एस्कोमाइसीटीज है फंजाई के, ड्यूटेरोमाइसीटीज है ना, जाइगोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ऐसे ही फाइलम का कोई सफिक्स नहीं, क्योंकि फाइलम पूरी घेरा है, सीरियल डेटा सबका तो नाम अलग अलग है, सभी में पीछे आप लोग मैच नहीं करा सकते, पूरी घेरा में लास्ट में ये है, ठीक है, सीरियल डेटा हो गया, कोई सफिक्स मैच नहीं करता, डिवीजन में करता सफिक्स मैच, और डिवीजन का नोट कर लीजिए, डिवीजन में लिखिएगा माइक्रोटा, फंजाई में वैसे आप यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, जानते एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, और कहाँ तक याद करेंगे तो ही याद करेंगे, ठीक है, दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इसके बाद स्पीशीज से आ जाते हैं सीधे, जितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं बुक में एक एक करके दी हुई हैं, ठीक, सबसे पहले स्पीशीज क्या होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति, और जाति तो ये वाला जाति नहीं है, समझ के हम लोग सब एक ही जाति के हैं, ह्यूमन सेपियंस। तो स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है, ऐसे जीवों का समूह जिनके लक्षण ज्यादातर एक जैसे होते हैं और वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्यान से प्रजनन भी कर सकते हैं, एक जैसे लक्षण वाले जीवों का समूह स्पीशीज बोला जाता है, ये गलत, ठीक है, एक जैसे जीवों का समूह होना चाहिए, ऐसे जीवों का समूह जिनके लक्षण क्या हैं, ज़्यादातर मैच, क्योंकि बर्ड में सबके लक्षण एग्जैक्ट मैच करते नहीं, जुड़वा बच्चे छोड़ करके सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो ऐसे जीवों का समूह जिसमें ज़्यादातर समानताएं होती हैं, आपस में वो प्रजनन भी कर सकें और साथ में एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी बना सकें, ऐसा चाइल्ड बना सकें जो आगे प्रजनन कर सकें, ठीक है। मान लीजिए प्रजनन तो हो रहा है, लेकिन क्या है रिप्रोडक्शन हो रहा, बट ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहा, वो जाति नहीं होती है, समझ में आ रहा है। अभी इसकी डेफिनेशन देख रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, they can produce fertile child offspring. ये लाइन जो बोली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे लॉयन, मान लीजिए रैट है, ठीक है, जब या डॉग जो होता है, एक डॉग है, दूसरा भी डॉग है, डॉग के कैरेक्टर डॉग से ही ज़्यादा मैच करेंगे, ना कि एलिफेंट से मैच करेंगे, तो डॉग की स्पीशीज क्या हो गई, सेम हो गई। कैट की स्पीशीज क्या है, सारी कैट की जाति है, सेम है, समझ में आया, स्पीशीज सबकी क्या है, सेम। पेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं, डोमेस्टिका उसकी स्पीशीज होती है, समझ में आया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल बेसिक सिमिलरिटी होती है, 100% नहीं होता है, फंडामेंटल होती है, ठीक है।
और वो आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अगर म्यूल बोला जा रहा है, खच्चर जो होता है किससे बनता है? गधा घोड़ा। टंकी और टंकी हो गया और हॉर्स से बनता है, ठीक है। तो क्या टंकी और हॉर्स की स्पीशीज है ना? देखिए टंकी और हॉर्स देखने में ठीक है, जैसे काफी सिमिलरिटी है दोनों के अंदर, ठीक है। प्रजनन भी कर ले जाते हैं, प्रजनन भी कर ले जाते हैं, रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन जो बच्चा बनाते हैं वो लोग, वो बच्चा इनफर्टाइल होता है। म्यूल खच्चर बना, ये आगे अपनी पीढ़ी नहीं ला सकता है, ये फर्टाइल है, इसमें प्रजनन नहीं होगा। लेकिन ना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनना चाहिए। जो जीव बन रहा है रिप्रोडक्शन के दौरान उनकी क्या होना चाहिए? फर्टाइल। इसीलिए दोनों की स्पीशीज अलग अलग है, दोनों की स्पीशीज अलग अलग है ना, क्योंकि अगर सेम होती तो ये ऑफस्प्रिंग फर्टाइल बनता। फिर यहाँ इनफर्टाइल क्यों बना? क्योंकि दोनों की स्पीशीज अलग अलग है। वो डेफिनेशन सेट नहीं हो रहा है इसमें। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी भी होनी चाहिए, सिमिलरिटी भी है, और आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, बट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना रहा, फर्टाइल बनना चाहिए ना, तभी तो सेम स्पीशीज आएगी। मैंगो से रिप्रोड्यूस करके एक नया मैंगो रेडी करता है, वो मैंगो आगे अपनी इवोल्यूशन चलाता है, नहीं चलाता है इस तरीके से। अब देखिए इसमें इसके बाद में स्पीशीज का जो एग्जाम्पल है, जैसे इंडिका। इंडिका क्या है? स्पीशीज है, ठीक है। और ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम क्या है? स्पीशीज है। नाइग्रम। और मेलेनोजीना क्या है? मेलेनोजीना क्या है? स्पीशीज है। नाइग्रम क्या है? स्पीशीज है। और बताइए लियो क्या है? लियो स्पीशीज है। पाडास। पैड्रस, पैड्रस क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, टिग्रिस, टिग्रिस और टाइग्रिस। बुक में इतना ही नाम लिखा है, इससे ज़्यादा नाम नहीं पढ़ना है, इतना ही नाम लिखा है। और सेपियन भी देख लीजिए, होमो सेपियन होगा ना, ये सब स्पीशीज। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा स्पीशीज है, टिक कर दीजिए। तो बुक का आपको पता होना चाहिए, बुक में कितनी स्पीशीज। बुक वाला एग्जाम्पल मत छोड़िए। इंडिका, इसका पूरा नाम देखिए क्या है? मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका। सोलेनम, 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 ट्यूबरोसम, 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 सोलेनम मेलेनोजीना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, मेलेनोजीना, मेलेनोजीना, सोलेनम नाइग्रम, नाइग्रम, पैंथेरा लियो। ये क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा, ठीक है। लियो, पैंथेरा पाडास, ठीक है। पैंथेरा पैड्रस, पैड्रस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, होमो सेपियंस। सबको जानते हैं कौन क्या है? ये मैंगो हो गया, ये ट्यूबरोसम क्या है? पोटैटो हो गया। मैंगोजीना क्या है? ये टोमेटो का है। ब्रिंजल, भाटा, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम हो गया। और नाइग्रम मकवई होता है, क्या होता है? मकवई बोलते हैं हिंदी में। पैंथेरा लियो लॉयन का हो गया। पैड्रस लियोपार्ड, तेंदुआ हो गया, ठीक है। इसका है लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम है, ये लॉयन का हो गया। और टाइग्रिस इसका है टाइगर। सबका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, ठीक है। तो सब क्या है? स्पीशीज हो गया यहाँ पर। अब देखिए जीनस क्या होता है? ऐसे स्पीशीज जिनके फीचर कॉमन होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज। रिलेटेड का मतलब समझ रहे हैं, जिनका एक दूसरे से रिलेशन, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड में जितनी स्पीशीज हैं वो सब अलग अलग हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता स्पीशीज। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ स्पीशीज आपस में क्या कर सकती हैं? सिमिलरिटी रखती हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को क्या बोलते हैं? जीनस। अब यहाँ से देखिए कौन सी स्पीशीज रिलेटेड हैं। जैसे जीनस का नाम क्या है? मैंजिफेरा जीनस है। सोलेनम क्या है? जीनस। ये जीनस हो गया, ये पैंथेरा जीनस हो गया ना, ये सब उसमें लिखा गया पैंथेरा जीनस है। यहाँ पर देखिए बुक में समझाया गया है कि ट्यूबरोसम, मेलेनोजीना, नाइग्रम, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल में सिमिलरिटी होती है, समानताएं हैं कुछ, ठीक है। इसलिए सबको उठा करके एक जीनस नाम दिया गया। कौन सा जीनस? सोलेनम। सोलेनम जीनस में कौन कौन सा स्पीशीज आता है? 3 स्पीशीज आती है, पता होना चाहिए।
क्या समानताएं होती है जब आप फैमिली पढ़ेंगे ना, फैमिली जानते हैं ना, सोलेनेसी फैमिली होती है। किस फैमिली में आते हैं सब? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली के जब लक्षण पढ़ते हैं तो वो सब लक्षण इनमें मिलते नहीं। इसी तरीके से टाइगर, लॉयन और क्या है लियोपार्ड में समानताएं होती हैं, एक में समानताएं होती हैं, उनको उठा करके एक जीनस में रखा गया है, पैंथेरा में रखा गया है। ठीक है, ये हो गया जीनस हो गया। उसके बाद क्या होता है? सर फैमिली आती है। ठीक है, फैमिली। तो फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जीनस। ऐसे जीनस जिसमें कुछ समानताएं होती हैं उनको उठा करके एक फैमिली में रखा गया है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। इसमें आपके एग्जाम्पल पूछा जाता है, यहाँ से ये पूछा जाएगा। ठीक है, फैमिली कौन कौन सी है? एक फैमिली है फैमिली और एक कैनिडी है कैनिडी, बिल्ली वाली। ठीक है, फैलिडी और कैनिडी। और एक क्या है? सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली। ठीक, सोलेनेसी एक फैमिली है, उसके अंदर में कौन कौन सा जीनस आता है? जीनस कौन कौन सा आता है? यहाँ आपने ये जीनस पढ़ा है ना, सोलेनम। सोलेनम क्या है? जीनस का नाम पढ़ा है, जीनस है। ठीक है, ये आएगा। और क्या आएगा? कटोरा। कटोरा एक जीनस है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। ठीक है, और एक और नाम दिया हुआ कौन सा इसमें? हाँ, पेटूनिया। पेटूनिया, ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्या आता है ऐसे कि सोलेनम, पेटूनिया एंड पेटूनिया बिलोंग्स टू द विच फैमिली? तो सोलेनेसी में कौन कौन सा जीनस रखा गया है, रट डालिएगा इस नाम को। ठीक, ऐसे ही फैलिडी जो फैमिली होती है, फैलिडी में क्या क्या आता है? तो फैलिडी में देखिए, इसमें आपको टाइगर मिलेगा। टाइगर का है पैंथेरा। पैंथेरा उसका जीनस हो गया टाइगर, लियोपार्ड और लॉयन। सबका जीनस क्या है? पैंथेरा। और साथ में जो बिल्ली होती है कैट, कैट का जीनस क्या है? पेलिस। पेलिस क्या है? जीनस ऑफ कैट। बिल्ली का जीनस क्या है? पेलिस। डोमेस्टिका उसका स्पीशीज होता है। ठीक है, दोनों किसमें आते हैं? फैलिडी में आते हैं। डॉग लिखा गया लोग में किसमें आएगा? डॉग इसमें नहीं आता, वो कैनेडी में आता है। ठीक है, याद रखिए कैनेडी में डॉग लगता है। समझ में आ रहा है? कैट बिलोंग्स टू द फैमिली फैलिडी। ऐसे इसके बाद आगे आ जाते हैं ऑर्डर पर। देखिए यहाँ तक इसको ऑर्डर। ऑर्डर में देखिए, ऑर्डर क्या बोलेंगे? सिमिलर जीनस, ऐसे जीनस और ऐसी फैमिली जिसमें कोई समानताएं होती हैं उनको एक ऑर्डर में रखा गया है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर का नाम है। पॉलीमोनियल्स बायोडेक्टाइल क्या रखा गया इस ऑर्डर में? क्वेश्चन आते हैं पॉलीमोनियल्स में क्या आता है? तो दो फैमिली है, ऊपर ही है। कौन कौन सी है? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली है और कौन? और कोलेसी। ये दो फैमिली रखी गई है, दोनों फैमिली के नाम है। रिलेटेड फैमिली कॉल्ड ऑर्डर। एक ऑर्डर है एनिमल्स में, कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है? एक ऑर्डर एनिमल्स का भी होगा, कार्निवोरा। क्या है? कार्निवोरा एक ऑर्डर। ठीक है, कार्निवोरा क्या आता है? कार्निवोरा में कौन सा? फैलिडी कैनिडी। इसमें ये दो फैमिली आती है, दोनों फैमिली एक ही ऑर्डर में है, कार्निवोरा में है। फैलिडी है, फैलिडी, फैलिडी और कैनिडी। जो है क्योंकि सब बिल्ली हो या कुत्ता हो, सब क्या है? कार्निवोर्स है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऑर्डर के बाद क्या आता है? एक ऑर्डर और दिया है प्राइमेटा ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में बोल रहा हूँ प्राइमेटा। प्राइमेटा एक ऑर्डर का नाम है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ह्यूमन और क्या आता है? मंकी, मतलब मंकी हो गया। और एप्स, एप्स समझ में? काफी मानव। ठीक है, गोरिल्ला, ओरिंगटन और चिंपांजी, एप्स, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद ऑर्डर के ऊपर क्या आता है? क्लास। तो सिमिलर ऑर्डर कॉल्ड क्लास। ऐसे ऑर्डर जिसमें तो समानताएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लास। ठीक है, क्लास का मतलब सिमिलर ऑर्डर। जैसे और क्लास में क्या है? कौन कौन सी क्लास होती है?
एनिमल्स में आ जाइए। एनिमल्स में देखिए दिस इज है ना, और इसके बाद में क्या है, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, रेप्टेलिया क्लास। रेप्टाइल क्लास का नाम नहीं, रेप्टेलिया होता है, मैमेलिया होता है, ठीक है, पाइसिस होता है, और बर्ड्स को एग्स बोलते हैं, ABTS, वो सब क्लास के नाम हैं, ठीक है। हाँ, इस तरीके से इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्लास का नाम क्या होगा, क्लास मैमेलिया। हाँ, मैमेलिया की क्लास होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या रखा गया है सब दिया हुआ है। मैमेलिया में कार्निवोरा, गोरिल्ला, सब कुछ। हाँ, मीठा बना। काम को बुक दे दीजिए, एक मिनट देखिए और क्या है। अब एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से ही, वो आता है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे क्या चेंजेस आएगा, और जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो क्या बदलाव आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ एक लाइन लिखी गई है, एज वी ग्रो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया आपका किंगडम, ठीक है, और ये क्या हो गया है, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे से ऊपर जाने पर क्या बदलाव, कैरेक्टर बढ़ते हैं, स्पीशीज जो होती है, सेम कैरेक्टर जाते हैं। एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज का मतलब समझ रहे हैं, उसमें एक ही जैसे लोग होंगे। ह्यूमन की एक स्पीशीज, सारे ह्यूमन लगभग एक जैसे हैं ना, ठीक है। कैट की एक स्पीशीज, सारी कैट एक जैसी, सारे मैंगो एक जैसे। अब बताइए समानताएं ज़्यादा होंगी, एक स्पीशीज में जो मेंबर है उनमें समानताएं क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जैसे मैं एक स्पीशीज का नाम बोल रहा हूँ, इंडिका। इंडिका एक स्पीशीज है, ठीक है, मैंगो की स्पीशीज। तो इससे जो मैंगो सभी कैसे हैं, लेकिन जैसे ही आप जीनस पर बढ़ेंगे तो समानताएं घट जाती हैं, क्योंकि एक जीनस के अंदर में कई स्पीशीज हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। जैसे जीनस का नाम क्या है, सोलेनम। सोलेनम एक जीनस है, और एक क्या है, ट्यूबरेसम। ट्यूबरेसम क्या स्पीशीज है, नाइग्रम क्या है स्पीशीज है, और मेलेनोजीना क्या है स्पीशीज है। अब बताइए, सोलेनम जीनस है, ठीक है, एक जीनस के अंदर में कई स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज में स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं उसमें ज़्यादा समानता है, या जीनस में ज़्यादा समानता, स्पीशीज में ज़्यादा समानता हो, स्पीशीज में ज़्यादा है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि एक जैसे से ऊपर बढ़ेगी जीनस में, तो कौन सा जीनस, कई जीनस हो सकता है, ठीक है, और जीनस अलग अलग है कि नहीं है। आप जीनस के ऊपर फैमिली चले जाइए, फैमिली में और कैरेक्टरिस्टिक कम होती जाती है, सिमिलरिटी घट जाती है। नीचे से ऊपर जाने पर सिमिलरिटी, समानताएं घटती चली जाती है। यहाँ लिखेंगे सिमिलरिटीज, ठीक है, ये वाला है सिमिलरिटीज, ठीक है। क्या होगा, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तब कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। फ्रॉम स्पीशीज से टू किंगडम, किंगडम की तरफ जाने पर कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटीज घटती चली जाती हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर। लेकिन जनरल फीचर इंक्रीज करते हैं, बट जनरल फीचर इंक्रीज करते हैं। जनरल फीचर समझते हैं क्या होता है, सामान्य लक्षण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप, इस ग्रुप पे कुछ अपने अपने लक्षण होंगे ना, कुछ ना कुछ लक्षण होगा, इसके कुछ लक्षण होंगे, सभी में से वो
जैसे आप एक फाइलम पढ़ते हैं ना, तो फाइलम जब पढ़ते हैं या एलबी पढ़ते हैं, बायोफाइटा तो सबसे पहले फाइलम बुक में दिया हुआ है, फाइलम पूरी पूरा जनरल फीचर। वो जनरल फीचर का मतलब क्या होता है? उस फाइलम के अंदर में जितने भी क्लास हैं, जितने भी ऑर्डर हैं, सभी पर वो फीचर फॉलो सबका फॉलो होगा। इसका मतलब सभी में से उठा करके वो जनरल फीचर भर दिए गए कहाँ? उस फाइलम में रख दिए गए। भाई एक फाइलम के अंडर में कई क्लास हो सकती है, एक फाइलम के अंडर में कई फैमिली हो सकती है, नहीं हो सकती है, होती है, कई जीनस हो सकती है, ठीक। तो सभी में जो जनरल फीचर है, जो फीचर हैं, सेम वो उठा करके एक फाइलम में रख देंगे। जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ेंगे जनरल फीचर बढ़ता है। फाइलम को आप देखिए और आप एक क्लास को देखिए, किसमें ज़्यादा जनरल फीचर, किसमें फीचर ज़्यादा मिलेंगे? फाइलम में ज़्यादा मिलेंगे। फाइलम में आपको पॉइंट्स ज़्यादा नजर आएंगे, ठीक है। इसमें ये है, इसमें ये है। क्लास में उतने फीचर नहीं मिलते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक हो जाता है। अगर ये कहा जाए स्पेसिफिसिटी, विशेषता, विशेष लक्षण, स्पेसिफिसिटी जानते हैं, स्पेसिफिक लक्षण नीचे से ऊपर जाने पर पड़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर पड़ता है। बताइए, स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशेष लक्षण। जनरल फीचर का उल्टा ही होता है विशेष लक्षण। एक होता है सामान्य लक्षण, एक होता है विशेष लक्षण। हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो अगर किसी में नहीं तो मेरे ही अंदर है, ठीक है। तो हम तो सबसे नीचे ही कहाँ इस चीज़ में है ना, नहीं है। तो ऊपर से नीचे आने पर मतलब किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो ये विशेष लक्षण बढ़ता चला जाता है, समझ में आया। और जनरल फीचर घट जाते हैं, सामान्य लक्षण घटते हैं और विशेष लक्षण बढ़ता है, क्योंकि विशेष एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक है। एक लाइन और लिख दीजिएगा, जनरल कैरेक्टर का इंक्रीज करते हैं, आगे लिखेंगे कहाँ जा रहे हैं? किंगडम की तरफ। इंक्रीज करेगा मतलब स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होगा, जैसे इसको आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशेष लक्षण। जनरल फीचर का उल्टा होता है विशेष लक्षण, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ जाने पर घटेगा। ये तीन चीज ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे देखिए जीनस, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरल देन स्पीशीज। स्पीशीज से ज़्यादा जनरल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरल देन स्पीशीज। स्पीशीज है इसमें, स्पीशीज बोला भी गया, जीनस। जीनस इसी के जस्ट ऊपर क्या आता है? जीनस आता है। मोर जनरल है ना, नीचे से ऊपर जाने पर जनरल कैरेक्टर पड़ता है ना, इसी के जस्ट ऊपर ऐसा है। सही बनाएगा, सही बनाएगा, बिल्कुल सही। सिमिलरिटी नीचे से ऊपर जाने पर सिमिलरिटी घटेगा, यस। कॉमन कैरेक्टर घटेंगे, यस। जनरल फीचर बढ़ेंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर घटेंगे। तो देखिए एक पार्ट आपका ये खत्म हो गया। एक टेबल बुक में दी हुई है, इस टेबल को अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि मैन लिखा हुआ है, मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, उसकी जीनस कौन सी पता होमो, और स्पीशीज क्या है, फैमिली क्या है, हमारी फैमिली कौन सी है, होमोनॉइडी, ठीक है, और क्लास कौन सी है, मैमेलिया। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है, मस्का डोमेस्टिका, याद रखिए, ठीक है। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम मैंगो का है, बीट का, बीट नहीं आता लेकिन हाउस फ्लाई पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्लास पूछी जाती हैं। मैं देखिए जिसके पास बुक है वो टिक कर लीजिएगा कि बायोलॉजिकल नेम में कौन सा याद रखना है आपको, मस्का डोमेस्टिका जरूर याद रखना है। जिसके पास बुक है टिक कर लीजिए, पूछा जाता है मस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। जीनस में कोई जरूरी नहीं है जीनस। फैमिली में आ जाइए, फैमिली में भी दो फैमिली के नाम आपको याद रखने हैं, मस्टेडी फैमिली, मस्टेडी फैमिली, और एक फैमिली कौन सी थी, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी पूछा गया था। मैंगो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एनाकार्डियेसी से बिलोंग करता है। और हाउस
फ्लाई, मक्खी किस फैमिली से बिलोंग करती है? मस्टर्ड। याद रखिए, दोनों टिक लीजिएगा, ऐसा पूछा जाता है, ठीक। और ऑर्डर में प्राइमेटा हो गया, डिप्टेरा, और ये सब कोई मतलब नहीं है। ग्लास हो गया, ठीक है, ये भी कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा कोई मतलब नहीं। ऑर्डर में देखिए, नोट कर लीजिए, ऑर्डर में डिप्टेरा सारी चीज़ें हाउस फ्लाई का ज़्यादा आता है, हाउस फ्लाई का ज़्यादा पूछा जाता है कि डिप्टेरा ऑर्डर किसका है, डिप्टेरा ऑर्डर किसका है, ठीक है, हाउस फ्लाई का है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर का नाम है। प्राइमेटा ऑर्डर किसका है, प्राइमेटा ऑर्डर किसका है, ये ह्यूमन मंकी ह्यूमन का, मंकी का एप्स। और एप्स का ऑर्डर है, ठीक। बस यही ध्यान रखना है, आप फुल टेबल में। जी सर। जैसे होता क्या ना कि बुक में है सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन ये होता है कि हाँ, और टिप्स का आपको जबान पर रट्टा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने टिक कराया, जबान पर रट्टा होना चाहिए आपको हमेशा, तो बोलने वाला नहीं होना चाहिए। तो अगली बार क्या बताना है, टैक्सोनॉमिक जो खत्म हो गया, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो बुक में नहीं दिया है, उसमें नहीं है, नए वाले सिलेबस में, लेकिन आपको पढ़ना है, तो उसको भी जल्दी फिनिश कर दिया जाए। टैक्सोनॉमिकल एड्स, हाँ, टैक्सोनॉमिकल एड्स कल टैक्सोनॉमिक, तो उसमें हर्बेरियम है, हर्बेरियम की फ्लोरा, ये सब चीज़ें, जल्दी से उसको खत्म करें कल।